देखिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? स्मॉल एल लंबाई की एक डोरी का एक सिरा, स्मॉल एल लंबाई की एक डोरी का स्मॉल एल लंबाई की एक डोरी का एक सिरा, स्मॉल एल लंबाई की एक डोरी का एक सिरा स्मॉल एम द्रव्यमान के स्मॉल एम द्रव्यमान के स्मॉल एल लंबाई की एक डोरी का एक सिरा स्मॉल एम द्रव्यमान के स्मॉल एम द्रव्यमान के किसी कण से तथा स्मॉल एम लंबाई की एक डोरी का एक सिरा स्मॉल एम द्रव्यमान के किसी कण से तथा दूसरा सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर लगी चिकनी क्षैतिज मेज पर लगी खूंटी से बंधा है। यदि कण स्मॉल वी चाल से स्मॉल वी चाल से वृत्त में गति करता है, यदि कण स्मॉल वी चाल से वृत्त में गति करता है तो कण पर केंद्र की ओर निर्देशित, तो पूछ रहे हैं गति करता है तो कण पर, यानी कि वो कह सकते हैं केंद्र की ओर। केंद्र की ओर निर्देशित नेट बल है। देखिए भाई, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें अपन को ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इसने दिया है T माइनस mv²/r। सेकंड जो ऑप्शन दिया है वो दिया है T प्लस mv²/r, और थर्ड जो ऑप्शन दिया है वो है T। मैंने वही सीक्वेंस चेंज कर लिया, बुक में पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, दूसरा ये, तीसरा ये, वो तो क्रम को ऐसा लिख दो। अब ये पूछ रहे हैं कौन सा होगा, तो देखिए भाई हल करते हैं क्वेश्चन को। तो मैं बता दूं, अगर ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो इसे अभिकेंद्रीय जो बल मिलेगा वो किससे मिलेगा? तनाव बल से। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, स्मॉल एल लंबाई की एक डोरी का एक सिरा स्मॉल एम द्रव्यमान के किसी कण से तथा दूसरा सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर लगी खूंटी से बंधा है। यदि कण स्मॉल वी चाल से वृत्त में गति करता है तो कण पर यानी केंद्र की ओर निर्देशित नेट बल होगा T माइनस mv²/r। ध्यान रहे भाई, जो डोरी की लंबाई होगी वही वृत्तीय पथ की त्रिज्या बनेगी, तो इसे L लिख देना ज्यादा अच्छा होगा। तो यहां आंसर जाएगा ये थर्ड वाला है T होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो कण पर केंद्र की निर्देशित बल होगा, केंद्र की निर्देशित बल क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है? तनाव के, यानी कि mv²/L = T। अतः सही विकल्प थर्ड है।
ये लो भाई, ये क्वेश्चन अपने पास सोल्व कर लिया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो चौथा एकमात्र ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया है जो छोटा सा क्वेश्चन था, जो अपन ने इजीली सोल्व कर लिया, नहीं तो एक एक क्वेश्चन के कई कई पार्ट अपने पास आ रहे थे। ये अपन ने खुद ने भी देखा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी अपन अब चर्चा करते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या वैल्यूज हैं। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 5 से आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन चालू हो गए हैं, जहां पर कि आपको कैलकुलेशंस करनी है। यहां तो एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे जो अपन ने सोल्व कर लिए हैं। कंप्लीट उसको लिखा है, एक एक स्टेप को अपन ने लिखा है बोर्ड पर, ताकि आपके नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील, 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील, 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर, गतिशील 20 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर, 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल आरोपित किया गया। 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल आरोपित किया गया। ये अपने क्वेश्चन में दिया है, आरोपित किया गया। पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा, ये लीजिए। पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सरल सा है। 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से, सबसे पहले क्वेश्चन के डाटा लिखें। 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से 20 किलोग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है, ये लो। 50 न्यूटन का मंदन बल लगा है, F इजिकल टू -50 न्यूटन। क्यों माइनस, क्यों? क्योंकि मंदन बल रुकने वाला बल है। मंदन का मतलब ऋणात्मक, तुरंत ऋणात्मक बल ही तो हो गया। कितना समय लगेगा, ये लो भाई। अब आप देखिए भाई, समय पूछा जा रहा है, रुकने में कितना समय। अब समय निकालना है तो गौर कीजिए, अपन को प्रारंभिक वेग इन्होंने दे रखा है और अंतिम वेग 0 है। कैसे पता चला? क्योंकि रुक रहा है, तो प्रारंभिक वेग आ गया, अंतिम वेग आ गया। समय ज्ञात करना है, गति के प्रथम समीकरण का ही उपयोग हो जाएगा। क्या है गति के प्रथम समीकरण? v इजिकल टू u प्लस ए टी। तो v की वैल्यू 0 हो गई, u की वैल्यू आपको दी हुई है और t ज्ञात करना है, लेकिन a पता नहीं है। तो a का मान ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले कैसे ज्ञात किया जा सकता है? देखो, सबसे पहले a निकालो। a इजिकल टू एफ अपॉन में m से, क्योंकि F इजिकल टू एम ए फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने गति के द्वितीय नियम से। F इजिकल टू क्या होता है? एम ए। F इजिकल टू एम ए अगर अपने पास फॉर्मूला है तो भैया A इजिकल टू एफ अपॉन में m, यानी कि त्वरण बराबर क्या हो गया? बल बटे द्रव्यमान। तो देखिए, इससे अगर मैं त्वरण का मान देखता हूं तो देखो -50, m की वैल्यू कितनी है? 20, 0 से 0 कैंसिल, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऋणात्मक आ रहा है त्वरण। ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या है? मंदन है ये। ऋणात्मक त्वरण से तात्पर्य क्या हो गया? मंदन, क्योंकि धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। अब देखो, इसके आगे के पार्ट को मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। अब मैं इसमें काम में ले लूंगा v इजिकल टू u प्लस ए टी से। अब इससे मैं समय ज्ञात करना आसान हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का मान मेरे पास आ गया है। देखो, मान रख रहा हूं मैं, v की वैल्यू क्या रखूंगा? 0। u की वैल्यू क्या दी है इन्होंने? 15। a की वैल्यू कितनी है? -2.5 और t मुझे ज्ञात करना है। ध्यान रहे, समय कभी ऋणात्मक नहीं होता।
अब इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये 2.5t इज इक्वल टू 15, यानी कि t इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2.5, यही तो हो गया भाई। t इज इक्वल टू क्या हो गया, 15 अपॉन में 2.5। देखो आगे मैं इसे कर सकता हूं 150 अपॉन में 25, तो ये कट गए हैं 25 से 150 को, यानी कि 6 टाइम, ये लो भाई 6 सेकंड आ गया। 6 सेकंड के अंदर वो जो व्हीकल या जो भी कोई साधन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये अपना एक न्यूमेरिकल था। 15 मीटर पर सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल आरोपित किया गया है, पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को अपन अब सोल्व करते हैं। अब देखिएगा ये अब न्यूमेरिकल अपने पास चालू हो गए हैं जिनको कि अपन अब सोल्व कर रहे हैं। देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर चुके थे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जो अपन न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे उनके अंदर क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चंस ही इसके अंदर चैप्टर में ऐसे हैं जो कि आपकी थ्योरी को क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान के 3 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल, 3 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर आरोपित 3 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकंड में, आरोपित कोई बल 25 सेकंड में। देखिए 3 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकंड में, उसकी चाल को 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 मीटर प्रति सेकंड से, या इसे मैं कह सकता हूं 2.0 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, इतनी उसकी चालों कर देता है। पिंड की गति की दिशा, पिंड की गति की दिशा, ध्यान रखना यहां पर भी हिंट है क्वेश्चन का। पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। यह है बल का एक, इसमें फिर क्या पूछ रहे हैं, बल का परिमाण और दिशा क्या है। बल का परिमाण और दिशा क्या है, ये लो, ये अपना क्वेश्चन अपन ने पूरा आप लिख दिया है। अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन के अंदर वही हल करने का तरीका कि सबसे पहले आप इसके आंकड़े लिखें। 3 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर आरोपित, यानी सबसे पहले पिंड का द्रव्यमान इन्होंने क्या कहा है, 3 किलोग्राम। ये लो m 3 किलोग्राम हो गया। 25 सेकंड में t इज इक्वल टू 25 सेकंड, ये समय भी आपको दे दिया है क्वेश्चन के अंदर। फिर देखिएगा आगे उसकी चाल को 2.0 मीटर प्रति सेकंड से, यानी कि शुरू में जो चाल है इनिशियल वेलोसिटी है 2.0 मीटर पर सेकंड, और फाइनल जो वेलोसिटी इसकी हो गई है वो है 3.5 मीटर पर सेकंड। यानी 2.0 मीटर पर सेकंड से ये 3.5 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई है, चाल हो गई है। अब ये पूछ रहे हैं पहले तो बल का परिमाण, फिर इसमें पूछेंगे इसकी दिशा। तो देखो एक एक करके दोनों भागों को हल करते हैं एक ही क्वेश्चन के।
तो अपन को बल का अगर परिमाण निकालना है, आप जानते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कि F इजिकल टू क्या होता है, एम ए। एम आपको दिया हुआ है, यानी आपको ए की जरूरत है, तो ए की वैल्यू निकाल लें अपन तुरंत। तो देखिए गति की पहली समीकरण देखो आप, v इजिकल टू यू प्लस ए टी से, ये अपने पास गति की पहली समीकरण है। तो इससे आप देखो भाई v की वैल्यू कितनी है मेरे पास इसमें 3.5, u की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास 2.0, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, t की वैल्यू कितनी है मेरे पास 25। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, वो करना क्या है, 3.5 माइनस 2.0 इज इक्वल टू 25a। 3.5 में से 2 यानी कि ये रह गया है 1.5 इज इक्वल टू 25a। फिर देखें भाई a इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में 25, 1.5 अपॉन में 25, या मैं इसे कह सकता हूं 15 अपॉन में 250। 5 से देखो ये तो 3 टाइम और 5 ये, यानी कि 3 अपॉन में 50, 3 अपॉन में 50। आप देखें 3 अपॉन में 5 0.6, यानी कि 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास त्वरण की वैल्यू आ गई है। अब आप कहेंगे सर ये तो एक्सेलरेशन आया है, पूछा तो इसमें फोर्स है। तो देखो F इजिकल टू एम ए से m कितना है 3, a की वैल्यू 0.06, 0.06 6 18, यानी कि ये अपने पास आंसर आ गया 0.18 न्यूटन। ये लो भाई बल का परिमाण तो मेरे पास आ गया है। नंबर सेकंड इन्होंने क्या पूछी है, दिशा। तो देखो भैया ध्यान रहे पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है। मैंने कहा ना ये एक हिंट दे दिया है। अगर दिशा जो कह सकते हैं गति की दिशा के अनुदिश होगी, क्यों होगी इसकी दिशा, क्योंकि क्या कह रहे हैं ये पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है। तो आंसर क्या होगा, दिशा क्या होगी, दिशा गति की दिशा के अनुदिश होगी, क्योंकि गति कैसी है, त्वरित है, क्योंकि कैसी है, त्वरित है। तो अपन देखो यहां अपने पास ये आंसर आ गया है, F इजिकल टू 0.18 आ गया है। दिशा भी अपन ज्ञात कर लें, दिशा गति की दिशा के अनुदिश होगी। ये लो दिशा गति की दिशा के दिशा गति की दिशा के क्या होगी भाई, इसमें अनुदिश होगी, क्योंकि गति कैसी है, त्वरित है। चलो इसके आंसर की जरूरत नहीं है। तो यहां अपने पास ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में अपन सदिश का भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि किसी पिंड के ऊपर 2 बल लग रहे हैं। एक तो जो बल दिया हुआ है वो है 8 न्यूटन का, एक दिया हुआ है 6 न्यूटन का। परिणामी बल का मान पूछ रहे हैं, यानी ये मान लो कि 2 सदिश हैं परस्पर लंबवत हैं, तो उनका परिणामी सदिश क्या होगा, इस टाइप का वो क्वेश्चन है। अब अपन उस क्वेश्चन को देखो सोल्व करते हैं। आप इसे नोट कीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 अपनी ही बुक का क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर 8 न्यूटन और 6 न्यूटन के 8 न्यूटन वे 6 न्यूटन के 5 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर 8 न्यूटन वे 6 न्यूटन के
दो लंबवत बल आरोपित है, न्यूटन के दो लंबवत बल क्या है, आरोपित है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर 8 न्यूटन व 6 न्यूटन के दो लंबवत बल क्या है, आरोपित है। पिंड के त्वरण का परिमाण वे दिशा, दोनों ही पूछ रहे हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के कोई ना कोई पार्ट है। वे दिशा ज्ञात कीजिए। पिंड के त्वरण का परिमाण वे दिशा ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन में भी आप देखें क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो पिंड का द्रव्यमान दे दिया है इन्होंने 5 किलो, ये दिया हुआ है। फिर इन्होंने पिंड के दोनों बलों का मान भी दिया हुआ है भाई, कितना है। पहला जो बल है वो दिया हुआ है 8 न्यूटन और दूसरा जो बल है वो है 6 न्यूटन, और दोनों बल परस्पर कैसे हैं, लंबवत है। तो इनका परिणामी बल तो ज्ञात हो जाएगा, और अगर बल आपको ज्ञात हो गया तो त्वरण निकालना आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि बल बटे द्रव्यमान क्या है, त्वरण है। ये तो आसान हो गया अपने लिए। तो देखिए यहां अगर अब चूंकि दोनों बल एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत हैं, यही तो कहा है, तो इसलिए परिणामी बल ज्ञात करना आसान हो जाएगा। दो लंबवत बल है, तो देखो चूंकि F1 वेक्टर परपेंडिकुलर F2 वेक्टर दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो इसलिए परिणामी बल F इजिकल टू क्या लिखा जाएगा, फॉर्मूला F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर दो सदिश किसी कोण पर हो तो उनका परिणामी सदिश कैसे निकालते थे, आप याद कीजिए। कैपिटल R इजिकल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा, और यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, 90, तो कोस 90 इजिकल टू 0। तो यहां क्या वैल्यू बच गई मेरे पास, F इजिकल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो देखो वैल्यूज रखें, F1 8 न्यूटन, 6, 8 का स्क्वायर 64, 6 का हो गया है 36, 64 प्लस 36 100, यानी कि 10 न्यूटन। ये लो, ये तो मेरे पास बल का परिमाण आ गया है। अब इसमें पूछ रहे हैं ये भाई, साथ में मेरे साथ क्या पूछ रहे हैं, दो लंबवत बल आरोपित हैं, पिंड के त्वरण का परिमाण व दिशा ज्ञात करो। अब देखो मुझे त्वरण निकालना है, ये तो बल आ गया है। अब अपने पास अगर बल की वैल्यू आ गई है तो भैया त्वरण की वैल्यू क्या होती है, त्वरण क्या होगा, बल बटे त्वरण क्या होगा, बल बटे द्रव्यमान। तो देखिए क्योंकि F इजिकल टू ma, इसलिए A इजिकल टू F अपॉन में m। F कितना है मेरे पास 10, m कितना है 5, ये हो गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लो भाई त्वरण का परिमाण भी आ गया है। अगर ये कहे कि अगर त्वरण का परिमाण आ गया है मेरे पास, अब इसमें अगर मैं बल की भी दिशा निकालना चाहूं तो देखो बल की दिशा यही निकल जाएगी मेरे पास। मैंने मान ली कि वो एंगल अगर थीटा है तो भैया tan थीटा इजिकल टू क्या होगा, F2 अपॉन में F1। भाई परिणामी बल की दिशा भी तो निकाल सकते हैं। F2 कितना लिया है मैंने यहाँ पर 6 ही है ना, 6 अपॉन में 8, 3/4, यानी कि थीटा इजिकल टू tan इनवर्स 3/4। तो भैया थीटा इजिकल टू कितना बन जाएगा, ध्यान रखना भैया ये वैल्यू आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, यानी कि 3 पॉइंट, यानी थीटा इजिकल टू 36.9 आ जाएगा लगभग। ये लो 37 मान लो आप इसे, यानी अप्रोक्स ये 37 होता है। अब यहां अपने पास बल की दिशा भी निकल गई, बल का परिमाण भी आ गया है, त्वरण का भी अपने पास क्या आ गया है, परिमाण आ गया है, और वो आया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की दिशा बल की दिशा के अनुदिशी होगी, यानी इस बल की दिशा जो इससे आ रही है कितने डिग्री कोण पर है, 36.9, यानी 37 डिग्री जिसे अपन बोल सकते हैं लगभग। तो अपन यूं कह सकते हैं कि त्वरण की दिशा बल की दिशा के समान होगी। तो देखो ये लिख दें त्वरण की दिशा के लिए
त्वरण की दिशा बल की दिशा के समान, त्वरण की दिशा बल की दिशा के समान, क्या कहा मैंने, त्वरण की दिशा बल की दिशा के समान बल F1 वेक्टर से, बल F1 वेक्टर से कितना डिग्री आ रहा है, लगभग 37 या 36.9 भी कह सकते हैं, कि बल F1 वेक्टर से 36.9 डिग्री, 36.9 डिग्री पर होगी। डिग्री पर होगी। देखो भाई ये अपने पास इसकी दिशा आ गई है। तो यहां इस क्वेश्चन में अपन ने बल का परिमाण, बल की दिशा, त्वरण का परिमाण और त्वरण की दिशा दोनों ही अपन ने, तीनों चारों अपन ने ज्ञात कर लिए। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल्स में क्या है वो, देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान। देखिए भी एक बार थोड़ा इसे साफ कर लें। देखिए भाई क्वेश्चन क्या करें, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच एक बच्चे को सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा, किसी ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर अपने वाहन को अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड में रोककर, अपने वाहन को ठीक 4.0 सेकंड ठीक 4.0 सेकंड में रोककर, अपने वाहन को ठीक 4.0 सेकंड में रोककर उस बच्चे को बचा लेता है, रोककर उस बच्चे को बचा लेता है। ये सवाल लिखा है 4.0 सेकंड में रोककर उस बच्चे को बचा लेता है। यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है, यदि
यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है, यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है तो वाहन पर लगा, ठीक निकट रुकता है तो वाहन पर लगा, तो वाहन पर लगा औसत मंदन बल क्या है? तो वाहन पर लगा औसत मंदन बल क्या है? तो वाहन पर लगा औसत मंदन बल क्या है? एक तो यानी कि बल निकालना है, और बल कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि मंदन बल का है। फिर कह रहे हैं कि ऑटो रिक्शा और चालक का द्रव्यमान क्रमशः इतना है, ये भी दे रखा है। ऑटो रिक्शा व चालक का द्रव्यमान क्रमशः है। ऑटो रिक्शा व चालक का द्रव्यमान क्रमशः है, ये अपन को ऊपर दे रखा है भाई। ऑटो रिक्शा व चालक का द्रव्यमान क्रमशः है 400 किलोग्राम व 65 किलोग्राम है। ये क्वेश्चन में दे दिया। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा आपको दिए गए, सबसे पहले वो देखो। सबसे पहले दिया है कि 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है भाई ऑटो रिक्शा, यानी कि चाल अपन को इसने दे रखी है। अगर चाल इसने दे रखी है तो भैया देखो आपके पास इनिशियल वैल्यू तो आई गई चाल की। चलो और देख लेते हैं। 4 सेकंड में रोक लेता है, तो देखो पहले तो चाल लिखें, u = 36 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला काम है किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर आवर को किस में चेंज करेंगे आप? मीटर पर सेकंड में। कैसे? देखो 5/18 से गुणा कर दीजिए, ये लो, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो आप उसे 5/18 से गुणा कर दीजिए, ये लो। ये अपन तीसरे चैप्टर में खूब सीख चुके हैं। ये 2 टाइम 2 और ये हो गया है 10 मीटर पर सेकंड। ये तो मेरे पास u आ गया, और इसको देख करके वाहन को 4 सेकंड में रोक देता है, यानी कि t = 4.0 सेकंड, और v = क्या हो गया? 0, क्योंकि रोक देता है। तो अंतिम वेग क्या हो गया? 0। वही गति की प्रथम समीकरण यूज कर सकते हो आप। तो इससे a फाइंड आउट हो जाएगा, v = u + at से। देखो v 0 है, u मेरे पास 10 है, a मुझे फाइंड आउट करना है, और ये कितना है मेरे पास? 4 है। तो ये लीजिए भाई, a = -10/4 -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास त्वरण आ गया है। अब ये नेगेटिव में त्वरण आया है, इसका मतलब ये त्वरण क्या है? मंदन है, यानी कि मंदन हो गया है मेरे पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना मेरे पास इसमें मंदन आ गया है। अब इसका अगर मेरे पास मंदन आ गया है तो भाई मेरे लिए तो ये आसान हो गया, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इसके अंदर बल निकालना है। तो देखिएगा भैया, इसलिए अगर ये कहे कि मंदन कितना है, तो देखो इसलिए मंदन = भाई त्वरण तो क्या लिख दूंगा मैं इसमें? माइनस में है। तो देखो इसलिए मंदन = 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो भाई, अब मैं बात करूं m की। भाई कुल m कितना है? तो कुल m की आप बात करो तो देखो, ध्यान दोगे, ऑटो रिक्शा व चालक का द्रव्यमान कितना है? ऑटो रिक्शा का 400 है और उसका 65 है, तो 465 किलोग्राम तो मेरे पास क्या है? द्रव्यमान है। ज्ञात क्या करना है मुझे? बल। तो देखो, अतः F = ma से
एफ, एम का मान 465 और ए का मान -2.5। ये लो भाई, 4 दूनी 8, यानी कि 465 2.5 यानी कि 1162.5525 यानी कि 5 न्यूटन। ये लो भाई, ये मेरे पास फोर्स आ गया और कैसा आ रहा है, नेगेटिव आएगा क्योंकि मंदन बल है। तो इसने पूछा क्या है, तो वाहन को लगा औसत मंदन बल क्या है, तो देखो इसलिए औसत मंदन बल इज इक्वल टू 1162.5 न्यूटन। ये लो, ये क्वेश्चन भी अपने पास सोल्व हो गया। ये था अपने पास 8वां क्वेश्चन, एक सिंपल सा। 9वां क्वेश्चन है, वो भी एक सिंपल क्वेश्चन है। अब जरा अपन 9वें क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 एक रॉकेट पर आधारित एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन को और अपन जो है सोल्व करते हैं। ये अपन अपनी NCERT की जो बुक है उसी का क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन ने सोल्व कर लिए हैं और अब सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये क्या कह रहे हैं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है अनसोल्व क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि 20,000 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी रॉकेट में, किलोग्राम द्रव्यमान के 20,000 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी रॉकेट में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के किसी रॉकेट में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 20,000 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी रॉकेट में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये अपन को दिया है। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के आरंभिक त्वरण के साथ, स्क्वायर के आरंभिक त्वरण के साथ 20,000 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी रॉकेट में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के आरंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर ऊपर की ओर क्या दिया है साथ में, ऊपर की ओर स्फोट किया जाता है, उसे भेजा जाता है। स्फोट किया जाता है, ये अपन को इसमें सवाल दे दिया है। अब देखो इसमें आगे क्या पूछ रहे हैं, 20,000 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी रॉकेट में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के आरंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर स्फोट किया जाता है। स्फोट का आरंभिक प्रणोद परिकलित कीजिए। स्फोट का आरंभिक प्रणोद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन थ्रस्ट। स्फोट का आरंभिक प्रणोद। अब देखिए प्रणोद होता क्या है, मैं बता दूं, क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो बल लगता है वही क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि स्फोट का आरंभिक प्रणोद क्या है, यानी कि थ्रस्ट क्या है। तो मैं कह सकता हूं एक तरह से क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लगने वाला बल
क्या है? ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन है। देखो छोटा सा क्वेश्चन था जिसको अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज आपको दी गई है पहले तो वो देखो। क्वेश्चन में अपन को रॉकेट का द्रव्यमान तो दे दिया इन्होंने, 20,000 किलोग्राम दे दिया है, बिल्कुल सही है, यही है, यही तो अपन को दिया है इसने। फिर देखिएगा क्वेश्चन में किस तरह से है कि एक रॉकेट है, जैसे एक सिंपल सा मैं बना देता हूं, ये लो एक अपन रॉकेट बना लेते हैं। अब जरा इस रॉकेट पर लगने वाली स्थितियों को देखो भाई। सबसे पहले जो इसका जो भार होगा वो तो कहाँ होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा गुरुत्वीय बल के कारण। दूसरा, इस पर जो स्फोट गति कराने के लिए जो बल लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, ये F है। और यहां किस त्वरण से है, ये भाई A त्वरण से जा रहा है, यही तो इसकी स्थिति है। अब देखो अब मैं क्या जानता हूं कि जो बल F ऊपर की ओर लग रहा है और mg इसमें कहां है, ये बल तो ऊपर की ओर लगा जैसे गति प्रदान कर रहा है, ये इसका विरोध कर रहा है ऊपर की ओर गति का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे परिणामी बल मिलेगा। उससे क्या मिलेगा, गति वाला जो बल है वो अपन को इन दोनों के डिफरेंस से मिलेगा, यानी F माइनस एम जी। क्या इक्वेशन बनेगी, F माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। यही तो समीकरण बनेगी, क्योंकि ये बल तो इस दिशा में है, ये बल इस दिशा में है, तो परिणामी बल क्या होगा, F माइनस एम जी। और वो जो परिणामी बल बचेगा मेरे पास रिजल्टेंट, वो क्या होगा, F माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो देखो भाई मुझे तो क्या पूछ रहे हैं, ये F पूछ रहे हैं, यानी कि एम जी प्लस एम ए, एफ इज इक्वल टू एम, या मैं इसे कह सकता हूं G प्लस ए। अब इसमें वैल्यू रख लो, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था अपने पास। अब इसमें अगर अपन वैल्यू रखते हैं तो देखिए भाई 20,000, 2 के आगे 1 2 3 4, 2 इंटू 10 टू पावर 4, ये लो, इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं 2 इंटू 10 टू पावर 4 किलोग्राम। जी की वैल्यू अगर अपन रखें इसमें तो कितनी है, 10 है। ए की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है भाई क्वेश्चन में, देखो आप 5, ये लो 5, 10 प्लस 5 15, 15 इंटू 2 कितने हो गए ये 30, 30 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन, 3 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन। ये लो, ये अपने पास ये जो क्वेश्चन था सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन नंबर 9, ये अपन ने अपनी बुक का सोल्व कर लिया। अब इसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कोई कण गति कर रहा है उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में उसके ऊपर एक क्या है, अपन ने बल आरोपित कर रहे हैं, तो उसका वेग क्या होगा, त्वरण क्या होगा, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन के हैं जिनको कि अपन अब देखेंगे। देखो अब देखिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करें, आप इसको नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है। उसके क्वेश्चन के कई पार्ट हैं। एक तो t इजिकल टू इतने समय पर मान ज्ञात करना है स्थिति को, t इजिकल टू इतने समय पर स्थिति ज्ञात करनी है, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियां अपन को ज्ञात करनी है। और वो कैसे ज्ञात करनी है वो अपन अब ज्ञात करते हैं। देखो उस क्वेश्चन में एक बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो छोटा क्वेश्चन था,